हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग द्रव्य गुण विज्ञान पेपर फर्स्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 17 टॉपिक हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो अपन देख रहे थे। और ये जो टॉपिक है वो अपन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में आपको पता होगा मैंने रसों के विषय में बताया था। अब उनके खंडन को अपन थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि खंडन या आलोचन से भी आपका क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि खंडन या आलोचन जो है, ठीक है, तो यही इसका पासवर्ड रहेगा। आपको आलोचन करके टाइप करना है तो ये पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। आलोचन जैसा लिखा है वैसे ही। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पुनर्वसु आत्रेय ने क्या बोला है। तो पुनर्वसु आत्रेय ने रसों की जो संख्या वो 6 बताई है। तो पुनर्वसु आत्रेय ने रसों की इतनी संख्या बताई है, 6 बताई है। इन्होंने 6 रस कौन से बताए हैं? तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। ये जो है 6 रस मानते हैं कौन? पुनर्वसु आत्रेय। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। ठीक है। अब इन्होंने क्या है, पुनर्वसु पूर्वोक्त तो जो ऋषि है उनके विचारों का खंडन किस प्रकार से किया है, जो हमने देखा था अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग माना है। जैसे कि उस समय भाद्रकाप्य ऋषि ने क्या बोला था? तो भाद्रकाप्य जो ऋषि है उन्होंने बोला था कि जो रस होते हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत उन्होंने एक ही बताया है। तो यहाँ पे उसका खंडन करते हुए बोला है कि जल जो है वो रसों का आधार है। ठीक है, तो जल जो है वो रसों का आधार है। आधार होने के कारण स्वयं रस नहीं है। ठीक है, तो आधार और आज्ञा भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए जल जो है वो भिन्न है, तो उसको अपन रस नहीं मानेंगे। ये जो है यहाँ पे भाद्रकाव्य का खंडन किया गया था। ठीक है। इसके बाद में शाकुंतल ब्राह्मण, तो शाकुंतल ब्राह्मण ने 2 बताया था, कौन सा? छेदनी और उपशमनी। ठीक है, तो यहाँ पे उनका खंडन करते हुए बोला गया है कि रस, यहाँ पे छेदनी और उपशमनी, यह जो है रस नहीं है। ठीक है। पुर्राक्ष मौद्गल्य ने कहा कि ये जो होते हैं छेदनी उपशमनी, ये क्या होते हैं? कर्म होते हैं। तो रस और कर्म दोनों भिन्न भिन्न होने के कारण इसको अपन छेदनी उपशमनी को रस नहीं मान सकते। ये यहाँ पे आपका इस प्रकार से शाकुंतल ब्राह्मण का जो है खंडन किया गया है। ठीक है, उनके मतों का। फिर उसके बाद में हिरण्याक्ष कौशिक, तो हिरण्याक्ष कौशिक के लिए क्या बोला गया है? इन्होंने बोला था स्वादु हितकर, स्वादु अहितकर, ऐसे करके 4 बताए थे। तो यहाँ पे आपको इसका खंडन करते हुए बोला गया है कि स्वादु, हितकर और अहितकर ये रसों के प्रभाव हैं, अतः यह जो है रस नहीं है, ये रस से भिन्न होंगे, ऐसा करके इनका खंडन किया गया है। फिर कुमारशिला भारद्वाज ने क्या बोला था? पंचमहाभूत को माना था। ठीक है, रस, तो उसके विषय में यहाँ पे खंडन करते हुए बोला गया है, भारद्वाज ने पार्थिवादी पंचमहाभूत के विकारों के कार्य रूप द्रव्य है, तथा रस मतलब ये है कि पंचमहाभूत क्या होते हैं, इनके विकार से क्या है, द्रव्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो वो जो है रस नहीं हो सकता। रस जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं? द्रव्य के ऊपर आश्रित होते हैं, तथा कार्य द्रव्य प्रकृति तथा विकृति के आधार पर परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, इस वजह से आपका जो पंचमहाभूत है वो रस नहीं हो सकता। जैसे कि मूंग में मधुर रस व कसाय रस दोनों होते हैं, तो रस की दृष्टि से इसमें गुरुता होनी चाहिए, किंतु मूंग जो है वो लघु होते हैं। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं कि धान्य और धान गुरु होते हैं मधुर रस के कारण, किंतु लाजा मधुर रस नहीं होने पर भी लघु गुण वाला होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका मधुर रस होने के बावजूद भी लघु गुण वाला होता है लाजा जो है। तो ये जो है आपके कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं कि इस कारण अपन पंचमहाभूत के आधार पर रसों का वर्णन नहीं कर सकते। फिर इसके अंदर राजर्षि व्यववर्धी के विषय में बताया गया है। तो इन्होंने बोला था कि जो गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, ये जो है आपके रस होते हैं। तो ये जो है रस नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? गुण होते हैं। ठीक है, और रस जो है वो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होता है, किंतु गुण जो है वो लघुता आती, मतलब वो क्या बोल सकते हैं, वो ग्राह्य नहीं होता जो गुण है वो। ठीक है, तो इस वजह से लघु आदि जो गुण है वो रसना इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं है, तो इसको अपन रस नहीं मानेंगे। ये यहाँ पे आपका बोला गया। फिर वैदेही निमि के विषय में बात करते हैं। तो वैदेही निमि ने बोला है कि क्षार स्वयं एक द्रव्य है जो कि कटु लवण रस से युक्त होता है। तो इन्होंने बोला है वैदेही निमि ने कि क्षार जो है स्वयं एक द्रव्य है जो कटु लवण रसों से युक्त होता है। क्षार जीवा व त्वचा के द्वारा ग्राह्य होता है, क्षार भी रस नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर वड़िस धमार्गव ने अव्यक्त रस बोला था। तो जो है अव्यक्त जो है वो रस नहीं हो सकता। अव्यक्त या व्यक्त रसों के अवस्था है, न कि स्वयं रस है। ठीक है, तो ये अवस्था होता है व्यक्त और अव्यक्त, तो वो क्या है, रस नहीं हो सकता। फिर कंकायन ने बोला था असंख्य है, आश्रय गुण कर्म के आधार पे।
तो इसका जो है बताया गया है, इसका खंडन करते हुए बोला गया है कि आश्रय गुण कर्म के असंख्य होने पर भी रसों की संस्था में अंतर नहीं आता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है कि घृत हो गया, दूध हो गया, साली चावल हो गया, गुड़ हो गया, यह जो है मधुर रस गुण है। आश्रय अलग है, ठीक है, एक ही है, सॉरी आश्रय अलग है पर एक ही है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार स्निग्ध गुरु आदि गुण व्रीहण, तर्पण, पीड़न, आह्लादन आदि कर्म से भिन्न होने पर भी मधुर रस एक ही होता है। इस प्रकार से रस संख्या के बारे में विभिन्न आचार्यों के मतों का खंडन करते हुए पुनर्वसु आत्रेय ने रसों की संख्या 6 बताई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में रस व अनुरस से भी क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नंबर का क्वेश्चन आएगा तो यहीं पर से आएगा, रस व अनुरस में अंतर बताओ करके। तो यहाँ पे बोला गया है रस जो है वो पूर्ण रूप से व्यक्त होता है, ठीक है, तथा द्रव्य की शुष्कता तथा आर्द्रता में जीवा पर रखते ही जिस रस का ज्ञान होता है वह क्या कहलाएगा, रस कहलाएगा। तो जैसे कि ड्राई अवस्था है या आपका वेड अवस्था है, उस अवस्था में कोई भी ड्रग को अपन जब रखते हैं माउथ के ऊपर, तो जो आपको जीवा के ऊपर प्रथम ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है, रस कहलाता है। फिर इसके बाद में आपका यहाँ पे बताया गया है व्यक्तम शुष्कश्च आर्द्र रसो द्रव्य से लक्ष्येत विपर्येण अनुरसो नास्ति इति सप्तम। यानी कि अनुरस किसको बोलते हैं, तो शुष्क अवस्था में अस्थायी होते हैं तथा वे जो है अव्यक्त या ईषद व्यक्त होते हैं, तथा जिनका ज्ञान अंत में होता है वो क्या कहलाएगा, अनुरस कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझो कि हरितिकी जो है, ठीक है, तो हरितिकी जो है वो कसाय रस की प्रथम प्रतीति होती है, यानी कि आप हरितिकी का सेवन करोगे तो पहले आपको कसाय रस फील होगा, ठीक है, फिर उसको जब चबाते रहोगे फिर लास्ट में क्या होता है, मधुर रस का ज्ञान होता है, वो क्या कहलाएगा, आपका अनुरस कहलाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर रसों का वैशिष्ट्यता बताया गया है कि सामान्यतः जो रस होते हैं वो पंचभौतिक होते हैं, होने पर भी मधुर, अम्ल आदि रस की विशिष्टता के कारण पंचभौतिक होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बोला गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। विशेष रूप से ध्यान रखना, खंडन पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।